हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मेंस में लास्ट 20 दिन के आसपास का समय बचा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एंड आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अभी रिवीजन मोड को रखना है अपने कंटिन्यू। और स्पेशली कोई भी नया टॉपिक जो है उसको कोशिश करें कि ना पढ़ें, जो आपने पढ़ा है उस पर अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखिएगा। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिएगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ नहीं पाएंगे लास्ट के कुछ समय में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, जैसे पेपर 1 जो है आपका, उसमें आपको किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो जो हिस्ट्री वाला पार्ट ए वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो राजस्थान का स्पेसिफिक है, उसमें आप कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लिटरेचर। लिटरेचर वाले पोर्शन को आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा, टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर स्थापत्य के ऊपर आप हमेशा फोकस कीजिएगा। टेम्पल आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। इसमें जैसे 3-4 तरीके की हमारी मंदिर स्थापत्य की जो शैलियाँ हैं, गुजर मालू, महामालू स्टाइल, ठीक है, गुजर प्रतिहार स्टाइल, गुप्तोत्तरकालीन से जो है, पोस्ट गुप्ता वाली जो है, ये सब के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा फोर्ट आर्किटेक्चर के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से फोर्ट आर्किटेक्चर के ऊपर सवाल नहीं आया है आपका, तो इस बार चांसेस हैं कि वो पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जो है संत संप्रदाय जो है, हमारे सेंट्स हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना है। आजकल न्यूज़ में है, तो आपको संत संप्रदाय के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पेंटिंग्स हो गई, इनके ऊपर ध्यान देना है आपको। यानी कि 3-4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, आपको ज़्यादा मार्क फैच करेंगे। बट स्पेशल फोकस मेरा ये रहेगा कि आप मंदिर स्थापत्य जो है, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि जनरली बच्चों को जो है ये वाली चीज़ इग्नोर करते हैं। एंड आरपीएससी जो है इस चीज़ को जानती है, तो हो सकता है आपसे एक मंदिर स्थापत्य की जो शैलियाँ हैं उस पर एक 10 नंबर का प्रश्न जो है आपसे पूछ ले, ठीक है। ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का स्पेसिफिक टॉपिक्स रहेंगे जिसको आपको करना है। और इससे रिलेटेड मैं एक जो है एक 2 घंटे की एक वीडियोस लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं क्विकली इन सभी टॉपिक्स को आपको रिवाइज़ करवा सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी जो है 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ को से भी रेफ़र कर सकते हैं, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। फिर दूसरा आता है हिस्ट्री वाला पोर्शन, राजस्थान की हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है। इसमें सिर्फ अभी आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एक तो जो मध्यकालीन जो है मिडाइवल वाला, और जो रेवेन्यू सिस्टम था हमारे पास, राजस्व प्रणाली थी, प्रशासन प्रशासन कैसा था, उसके उस टॉपिक को एक को कवर करना है। वो मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर जो है स्टार्टिंग वाले वीडियोस के अंदर डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वहाँ से आपका एक प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि जनरली बच्चों का ये वाला पोर्शन जो है वो वीक रहता है। दूसरा, फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना है राजस्थान की, ठीक है, आधुनिक जो है, जिसमें प्रजामंडल को ध्यान देना है, महिलाओं की भूमिका के ऊपर ध्यान देना है आपको, महिलाओं की जो है राजनीतिक जन जागरण में क्या भूमिका थी, ठीक है। इसके अलावा जो जनजातीय आंदोलन है हमारे, किसान आंदोलन है हमारे, इनके ऊपर आपको फोकस विशेष रूप से करना है, और एकीकरण के ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आप करिएगा, ठीक है। और एक सवाल और आप ये प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जितनी भी हैं हमारी, ठीक है, उसको डालें। और एक चीज़ और है, हो सकता है इस पर प्रोबेबिलिटी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से रिलेटेड एक प्रश्न पूछने की, तो उसमें आप कोशिश करें कि जो जियो हेरिटेज साइट्स भी रहती हैं, जो यूनेस्को डिक्लेयर कर रहा है, उसको भी लास्ट में 1 या 2 लाइन में लिख लें, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो। ये क्या है ना, एनरिच करता है आपके आंसर्स को बाकी लोगों से, ठीक है। ये तो रही बात एक स्ट्रेटजी वाली पोर्शन की, ठीक है। तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ये हार्डली आपके 8 से 9 टॉपिक्स हैं टोटल, आर्ट एंड कल्चर और दूसरा हमारे पास हिस्ट्री मिला के 9 से 10 के आसपास टॉपिक्स हैं, जिनको आप बहुत जल्दी, लगभग आप मान के चलिए 3 से 4 घंटे के अंदर आपका ये रिवीजन, ये वाला पोर्शन हो सकता है। और ये मान के चलिए आपका जो 75 मार्क्स का पेपर है, इसमें 30 मार्क्स के अराउंड जो है ये वाला पोर्शन रहेगा। और उसमें भी आप ये जो 9 से 10 टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 20 to 22 मार्क्स का पेपर जो है आपका यहीं से आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करवाएगा, आपकी तैयारी भी स्ट्रेंथन करेगा, और आप एग्ज़ाम के अंदर भी आपकी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा आता है हमारे पास इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसमें आपको विशेष फोकस करना है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। आर्ट एंड कल्चर में भी, चूंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका आर्ट एंड कल्चर बहुत वीक है, ठीक है, तो अब आर्ट एंड कल्चर वीक है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, उसमें आपको 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ के आप अपना जो है तैयारी उतनी रख सकते हैं। जैसे मानिए गुप्ताकालीन जो आर्किटेक्चर था, हम कहते हैं ना कि गुप्ता वाला जो पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उसका एक पेज के अंदर आप वो सारी चीज़ें देख लीजिए कि गुप्ता काल को जो है स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसमें किस किस प्रकार से विकास हुआ, चाहे मंदिर स्थापत्य का क्या विकास हुआ, ये सब। दूसरा,
आपको मंदिर स्थापत्य की जो शैलियाँ हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर की जो जितने भी जो उत्तरकालीन उत्तर भारत की जो है और दक्षिण भारत की है, जिसमें अलग अलग जो आते हैं, बेसार स्टाइल क्या थी, ठीक है, ये सब के अंदर एक आपको 2 पेज के अंदर जो है आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसको कोशिश कीजिएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। दूसरा मैंने बताया पहले वाला कौन सा, गुप्ता वाला काल का, ठीक है। और तीसरा आता है लिटरेचर आपका, ठीक है। लिटरेचर को कोशिश कीजिएगा, लिटरेचर जितना सीमित आप पढ़ सकें, जैसे कि इसमें जो हमारा वैदिक वाला जो लिटरेचर है, ठीक है, इन सभी को आप कोशिश कीजिएगा ये पढ़ने की। और ये 2-3 टॉपिक्स जो है इसको आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा एक आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, और मौर्य वाला जो है, क्योंकि ये सवाल पिछले वाले पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि ये रिपीट ना हो, फिर भी आप जो है एक मोटा मोटा इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स स्टार्टिंग के 2 बताए थे, टेम्पल आर्किटेक्चर और गुप्ता वाला, और जो लिटरेचर है हमारा साहित्य है, उसको आप विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो है मैं अपने एक शॉर्ट नोट्स आपको शायद शेयर करूँगा, बस वो मोर देन इनफ है, आपको उससे ज़्यादा कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री पे कम फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये लगभग आपके 20 से 22 नंबर का आएगा, जिसमें से 10 से 15 नंबर जो है एटलीस्ट जो है आपकी आर्ट एंड कल्चर कवर करेगा, और 5 से 10 नंबर का जो है पेपर वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। तो उसके ऊपर अभी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट समय बचा है। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है उसके अंदर तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा आता है पार्ट सी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, छोटा सिलेबस है, इसको आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके उतना रिवाइज़ करें, क्योंकि 15 से 20 नंबर का आएगा, और ये आपके स्कोर को मैक्सिमाइज़ करेगा इस वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। जो पहला पेपर होगा उसका पार्ट ए के अंदर आपका सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक रहे थे। तो इफ़ेक्टिवली जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपका लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर ये कवर हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें 2 से 3 घंटे, चूँकि मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स बताए वो, और उसके अलावा जो राजस्थान वाला पोर्शन है उसमें 2 से 3 घंटे, यानी कि 6 से 7 घंटे के अंदर आपका ये वाला जो पोर्शन है पार्ट ए 75 मार्क्स का ये कवर हो सकता है, अगर आप स्मार्टली इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो मैंने बताए हैं, ठीक है। सॉरी। फिर दूसरा आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक ये चीज़ बताना चाहूँगा कि एक होती है आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसको मैं 4 पार्ट में बाइफरकेट कर देता हूँ। यहाँ आपका जनरल स्टडीज़ 1 है, ये GS 2 वाला पेपर है, ये GS 3 वाला पेपर है, और GS 4 वाला पेपर है। इसमें कोशिश हमेशा ये कीजिएगा, जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, उनमें आप एक चीज़ देखिएगा, हर एक का एक एक जो सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर 1 या 2 टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे मेरा अपना बताऊं तो मेरा लास्ट टाइम हिस्ट्री ठीक गया था और इकोनॉमिक्स अच्छा गया था, ठीक है। तो वो मेरा ओवरऑल मार्क्स के अंदर जो है रिफ्लेक्ट हुआ, इसी वजह से मैंने जो है इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाया। GS 2 जो है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इसके तीनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप जो लास्ट टाइम में रिवीजन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम टाइम जो है इसको और इस दोनों को देना है, यानी कि जनरल स्टडीज़ 2 के सारे टॉपिक्स, एथिक्स चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहे ज्योग्राफी, तीनों को आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ 4 के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको रिवाइज़ करते रहना है, एंड स्पेशली हिंदी का जो 50 मार्क्स का आता है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। उसमें मैं बता सकता हूँ आपको, परख वाली जो सीरीज़ आती है डेली वाली, उसको कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। नहीं तो आप राघव प्रकाश को भी जो है रट सकते हैं, वहाँ से भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है सबसे ज़्यादा, यानी कि जितना आप रिविज़न कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से 400 मार्क्स का ये टोटल है आपका, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ये 400 मार्क्स तो आपका एटलीस्ट कवर्ड होना चाहिए, टॉप टू ब्रिम हर जगह आपका ये कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 3, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश कीजिए जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उन्हीं को ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि समय की कमी है। अगर आपका तैयारी अच्छी है तो फिर अलग बात है, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कुछ कुछ टॉपिक्स छूट रहे होंगे आज की तारीख में, तो उनके लिए मैं ये स्ट्रेटजी बताई। जैसे जनरल स्टडीज़ 1 के अंदर मैंने बताया आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कर लीजिए, और कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं आपको इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, वही टॉपिक्स आप करिए, ठीक है। जनरल स्टडीज़। अब इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको ये कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर 30 मार्क्स के अराउंड जो है आपकी इंडियन इकोनॉमी आती है। तो इसमें ब्रॉडली 3 चीज़ें ही होती है, आपको एक तो स्कीम्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, स्कीम्स, पॉलिसीज़, और आपका जो सर्वे है वो, ठीक है। सर्वे में भी बजट वाला भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है, ठीक है।
अब रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री की, हो सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी आपकी उतनी अच्छी नहीं रही हो या फिर आपने उतना प्रिपेयर नहीं किया हो, तो इसको आप फॉर द टाइम बिंग आप छोड़ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ राजस्थान, स्पेशली राजस्थान पे पहले फोकस कर लीजिएगा, फिर इकोनॉमी जो है इंडियन वाली उसके ऊपर बाद में फोकस कीजिएगा, ठीक है। और उसमें भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िएगा। जैसे आप लास्ट ईयर के पेपर को देखेंगे तो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन का सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। और वो भी कौन से इंडियन पर्सपेक्टिव में पूछा जा चुका है, राजस्थान पर्सपेक्टिव में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप सिर्फ फाइनेंस कमीशन पढ़ें तो इंडियन वाली की रिपोर्ट देख लें कि इंडिया ने जो है कौन कौन से रिकमेंडेशंस दी हैं, इंडिया का जो फाइनेंस कमीशन था वो, ठीक है। फिर एफआरबीएम एक्ट पे अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, एंड एफआरबीएम एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एफआरबीएम एक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ये फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड आस्पेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस आप जो है वैसे पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर से आपसे 2 या 3 सवाल पूछे जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो एग्रीकल्चर की हमारी सर्वे में कौन सी स्कीम्स दे रखी हैं या फिर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी स्कीम्स है उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारी पॉलिसीज़ कौन कौन सी आई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, उसके ऊपर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। जनरली ये क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, और ये आपका पूछेंगे बजट या इको सर्वे से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, तो इको सर्वे और बजट जो है वहाँ से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर हैं, और आई होप इकोनॉमिक्स आपने अभी तक पढ़ ली होगी, जहाँ तक मुझे लगता है इकोनॉमिक्स आपने पढ़ ली होगी। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो पहला पेपर है, पहले पेपर में आपको एक सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। आप वो चॉइस आपकी है। कई लोगों की हिस्ट्री तैयार होगी, तो हो सकता है वो हिस्ट्री को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके इसको स्ट्रॉन्ग कर लें। नहीं तो कई लोगों की इकोनॉमिक्स तैयार होगी, तो वो इकोनॉमिक्स को भी तैयार कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपको मार्क्स हिस्ट्री से ज़्यादा फैच करवाती है, क्योंकि इसमें जब आप फैक्ट्स लिखते हैं, ठीक है, और आपकी ऑथेंटिसिटी है, तो वहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट हिस्ट्री इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ नेचर है उसका। तो 10 मार्क्स का अगर कोई प्रश्न है तो हो सकता है आपको 2 या 3 नंबर ही दे दे, डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनर कैसा है, वो चेक करने वाला कैसा है, उसके आधार पर ये चीज़ें तय होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग ऑडिटिंग। यहाँ देखिए मैं आपको सारे टॉपिक्स नहीं बता सकता हूँ कि कौन कौन से जो है इंडिविजुअली, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसमें मैं सिर्फ आपको ब्रॉड बता सकता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। जिसमें आप एक कोशिश ये कीजिएगा, देखिए मैनेजमेंट जो है काफ़ी आउट ऑफ कंटेक्स्ट आता है, तो अगर आपका तैयार ठीक ठाक है तो चलेगा, उसी को उतना ही रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को तैयार कीजिए, और मेरी माने तो आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अंदर जो आपका ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है, इस डबल एंट्री सिस्टम की एक दो बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है। हो सकता है फिर से 5 नंबर का एक प्रश्न इसमें से पूछ लिया जाए, जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था। आरपीएससी की टेंडेंसी रहेगी, और ऐसा लगता है कि हो सकता है आरपीएससी पूछ ले, बेसिक नॉलेज मांग रही है, तो आप हो सकता है कि किस अकाउंट में डेबिट होता है, किस अकाउंट में क्रेडिट होता है, क्या थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होती है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी ये वाला चीज़ जो है आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेना चाहिए। अकाउंटिंग ऑडिटिंग आपको 5 से 6 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको दे के ही जाएगी, ठीक है। दूसरा सोशियोलॉजी वाला जो है, लास्ट टाइम सोशियोलॉजी का पेपर टफ आया था, इस बार भी यही एक्सपेक्टेड है कि सोशियोलॉजी का पेपर टफ आएगा। इस वजह से आप ये जो है, मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये 20-20 मार्क्स के पेपर्स के भरोसे आप ज़्यादा नहीं रहिएगा। एक जो बड़ा सब्जेक्ट है आपका वो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, और मेरी मानेंगे तो आप इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। मेरा पर्सपेक्टिव है ये। कई लोगों को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती होगी, तो हो सकता है वो हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल स्टडीज़ 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको पहले ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसमें जो है आपको हिस्ट्री और इको, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है, जिसमें सारे सवाल आप एटलीस्ट कर सकें, ठीक है। ये चीज़ आपको रहेगी, और छोटे सब्जेक्ट्स में 1 या 2 टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, जितना आपने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा जनरल स्टडीज़ 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये, ठीक है, पेपर है। इसके अंदर आपको तीनों के तीनों आने चाहिए, एंड आई होप आप लोग जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके सबके कोर्सेज़ वगैरह एक बार कवर हो चुके होंगे, आपके पास अपने नोट्स होंगे। तो जितना टाइम आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम टाइम जो है, एटलीस्ट 60% टाइम जो है, 60 to 70% टाइम अपने टोटल रिवीजन का, वो जनरल स्टडीज़ 2 और जीएस 4 इसको ही देना है आपको। क्योंकि ये 400 में से आप मान लीजिए अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ पेपर करते हैं तो आपका 150 प्लस से 160 170 तक स्कोर आ सकता है, एंड विच इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर, ठीक है। वो आपको बहुत आगे तक लीड लेके जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मान के चलिए आप, एंड 50% से ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, 200 प्लस भी स्कोर आप इसमें कर सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं, ठीक है। दूसरा जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आई होप आप लोगों ने जो है ये टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, ठीक है।
तीनों के तीनों पढ़ ही लिए होंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी है, स्पेशली जैसे रेडियो एक्टिविटी वाला, केमिस्ट्री के अंदर आपसे रेडियो एक्टिविटी का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, लास्ट टाइम चूँकि एनएमआर और एमआरआई इससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया गया था, तो हो सकता है इस बार, और ह्यूमन आई का भी सवाल पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से प्रश्न आपका पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसमें अपनी साइंस के अंदर अपनी तैयारी को ऐसा रखिए कि जो लास्ट टाइम जो पेपर्स आए हैं, लास्ट के 1-2 साल में जो पेपर्स आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो है उन टॉपिक्स पर आप कम फोकस कीजिए, जो नए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। सेल वाला जो टॉपिक है, सेल वाला टॉपिक काफ़ी टाइम से नहीं आया है, हो सकता है 2 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जा सके कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इनके क्या फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। जिससे लास्ट टाइम आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर पूछ लिया जाए, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर नोट्स वगैरह की ज़रूरत है लास्ट मोमेंट के अंदर, जो मैंने बनाए थे नोट्स, तो वो मेरे को आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। बायोटेक से हो सकता है इस बार प्रश्न पूछा जा सके, ठीक है। लास्ट, ये जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, टेक्नोलॉजी जैसे अगर 75 मार्क्स की जो आती है, उसमें 30 to 35 मार्क्स का जो है वो टेक वाला पोर्शन ही होता है, और बाकी में जो है आपके जनरल साइंस जो है वो आती है। तो टेक वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ने बैठें, जैसे मान लीजिए आपको साइंस एंड टेक रिवाइज़ करनी है, तो पहले इस टॉपिक को रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो है शॉर्ट है, आपका लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा और आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, जैसे ये वाला जो पोर्शन था, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी जो चीज़ें, ऑगमेंटेड रियलिटी, इससे लास्ट टाइम 17 नंबर का पेपर पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ से लगभग जो है आपका 10 नंबर के आसपास का पेपर आया था, ये 5-5 नंबर के दोनों आए थे, स्पेस टेक और डिफेंस टेक्नोलॉजी से भी एक सवाल पूछा जाता है। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिर जनरल साइंस के ऊपर जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है, जो आपको लगते हैं कि जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए, तो वहाँ से आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। फिर अर्थ साइंस की बात करें, ज्योग्राफी एंड उसके अंदर, तो ज्योग्राफी से आपको पता ही है कि लास्ट टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा चुका है। इस बार चांसेस हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से 2 या 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाए, ठीक है। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स के अंदर माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, प्लेट्यू कितने प्रकार के होते हैं, छोटा सिलेबस है इसको, लेकिन आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 10 to 12 मार्क्स के अराउंड जो है ये देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, वो करना है आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी पे। राजस्थान की ज्योग्राफी आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगी, लगभग 20 से 25 मार्क्स का पेपर ये रहेगा। और देखिए, अब इसमें मैं आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ये इतना स्कोप ब्रॉड है कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये जो जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर है, इसको रिवीजन का सबसे ज़्यादा समय दीजिए, ये आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स फैच करवाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थर्ड आता है पेपर 3, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, वर्ल्ड पॉलिटी है और करंट अफेयर्स है। वर्ल्ड पॉलिटी बेसिकली आईआर से रिलेटेड है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मैं आपको ये चाहूँगा कि आप जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों के जो पावर्स हैं, और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशल रिव्यू एंड सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर बहुत फोकस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जो भी चीज़ न्यूज़ में होती है ना, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न बनाने की जो है प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है आरपीएससी की। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 142 का जो यूज़ किया गया है, आर्टिकल 142 क्या है, उसका कैसे इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। प्रेसिडेंट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ प्रश्न पूछे हैं, रेफरेंस मांगा है, रिकमेंडेशंस मांगा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल पावर्स कौन कौन सी होती है, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी पावर्स आपको याद होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस में क्या पावर होती है, क्या ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर, मतलब कम कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या ऑर्डिनेंस की पावर किस तरीके की होती है, ठीक है। पार्डनिंग पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, ठीक है। माफ़ी, क्षमादान शक्तियाँ कैसी है, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, तो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का जो रिलेशन है, और गवर्नर, इन तीनों के बीच का रिलेशंस कैसा है, इसके ऊपर आपको विशेष फोकस करना है। जुडिशल रिव्यू और जुडिशल एक्टिविज़म इसका एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव वगैरह हुए थे, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, इनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकियों को भी कर लीजिएगा तैयार, लेकिन इंपॉर्टेंट जो थे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। जिसमें प्रेसिडेंट था, सुप्रीम कोर्ट था, जुडिशल रिव्यू एक्टिविज़म था, इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर एक फंडामेंटल राइट्स वगैरह, और ये तो बेसिक्स हैं, ये आप हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ठीक ही होगा ये, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है पॉलिटिकल डायनेमिक्स,
ठीक है। इसमें कहीं से भी आप एक नोट्स वगैरह उठा लीजिए, ठीक है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स के 20-22 पेज, मतलब 10 पेज के अंदर अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस पॉलिटिकल डायनेमिक्स के नोट्स को एक बार आप जो है रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक सवाल आते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ते ना तो भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने जो है डिस्क्रिप्शन के आधार पर, जो है आपकी जो समझ है उसके आधार पर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि 2-4 एग्जाम्पल्स याद रहें, ठीक है। जैसे पोटेंशियल एरिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये कहाँ पे हुई है, कोई एक एग्जाम्पल आप दे देंगे तो आपका आंसर एनरिच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि 10-12 पेजेस के नोट्स आते हैं तो उसको आप कर लीजिएगा। पिछली बार पॉलिटिकल डायनेमिक्स से एक 10 नंबर का सेक्युलराइजेशन के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार भी 5 नंबर का या 2 नंबर का कोई प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। स्टेट पॉलिटी के अंदर भी स्पेशली पंचायती राज और अर्बन, पिछली बार अर्बन से पूछा था, हो सकता है इस बार पंचायती राज से पूछ ले, तो आप पंचायती राज के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। एक डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन इंडिया, राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो विभिन्न चरणों में किस प्रकार से जो है पॉलिटिकल कंपटीशन यानी कि पार्टियों का उदय हुआ है, पहले कौन सी पार्टीज़ थी। जैसे अपन बात करते हैं ना, कांग्रेस का एक बार प्रभुत्व था, 5 चरणों में विकास हुआ है, फिर कांग्रेस का पतन हुआ, फिर कांग्रेस का उदय होता है, फिर बीजेपी का आता है, फिर अभी 2 पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है 5-5 साल में। तो इसकी पूरा का पूरा इवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। और पॉलिटिकल डेमोग्राफी का मतलब ये होता है कि जो आपके चुनाव हुए हैं उसमें एससी वोटर्स कितने हैं, एसटी वोटर्स कितने हैं, उन्होंने कितना वोट दिया है लास्ट टाइम पे चुनाव में, ठीक है। ये सब चीज़ें आती है, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो चुनावों को कैसे प्रभावित करती है उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। महिलाओं की कितनी भागीदारी है, कितने हमारे एससी सांसद हैं, कितने हमारे एससी विधायक हैं, कितने एसटी सांसद हैं, एसटी विधायक हैं, कितने ओबीसी से हैं, ठीक है। ये सारे मुद्दे जो हैं वो पॉलिटिकल डेमोग्राफी में कवर होते हैं, ठीक है। फिर अब ये देखिए, ये जो है ओल्ड पुराने टॉपिक्स हैं, यूएस हैगेमनी वगैरह, ये जो है इससे रिलेटेड अब आजकल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आपसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पूछे जाएंगे जिसमें। और इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जो अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैं ये न्यूज़ में आ चुके हैं, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हैं ये दोनों न्यूज़ पे आ चुके हैं। तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है इसके साथ हमारे जो विवाद चल रहे हैं वो, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कर रखा है, ये बहुत हॉट टॉपिक है। इससे प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके रहेंगे। और बाकी जो मिडिल ईस्ट वाला जो पोर्शन है जहाँ पर आपका इजराइल और जो हमास वाला जो वॉर है, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ जो उसका विवाद चल रहा है वो, और उसके साथ साथ आपका रशिया यूक्रेन वॉर ये अभी भी चल रहा है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे जो है कोई भी कंटेम्प्रेरी पोर्शन से आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और करंट अफेयर्स वाला जो चीज़ है ये देखिए ऐसा है कि इसके अंदर जो है आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके पास लास्ट मोमेंट है तो आप उसको इतना फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे 5 या 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा सके, लेकिन उसके लिए अपन इतना टाइम यूटिलाइज इसके अंदर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा आता है कंसेप्ट्स, इश्यूज़ एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक को मैं कह रहा था कि जो पेपर 3 के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो इसी टॉपिक के अंदर करना है। 65 मार्क्स का ये पेपर है, इसके अंदर कोशिश कीजिएगा आप जितनी बार रिवीजन हो सके उतनी बार करिएगा, ये आपको बहुत मार्क्स दिलवाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लिमिटेड है, आपके पास सिलेबस होगा, आपके पास अपने नोट्स होंगे, उस नोट्स को आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आई गारंटी, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स योगा आपको उतना स्कोर नहीं दिलवाएगा। बिहेवियर, इन 20-20 मार्क्स के पेपर्स में सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो बिहेवियर पे करना है, और दूसरा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर करना है, ठीक है। तो जो जनरल स्टडीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था ये वाला पोर्शन, इसके अंदर मैं आपको वापस लिख लेता हूँ। जनरल स्टडीज़ 2 के अंदर जो है आपको तीनों एथिक्स, ठीक है, और साइंस एंड टेक और आपका जियोग्राफी, ये तीनों के ऊपर ध्यान देना है। इसके अंदर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्लस आपका बिहेवियर, इसके ऊपर फोकस करना है। फिर आपको जो मैंने आपके 2-3 पॉलिटी के टॉपिक्स बताए, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर जनरल स्टडीज़ 4 आता है, इसके अंदर हिंदी है और इंग्लिश है, दोनों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। एंड आई होप जनरल स्टडीज़ 4 से रिलेटेड आपको कोई भी नई स्ट्रेटजी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो 50 मार्क्स का पेपर है वो आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा जो लेटर वाला जो फॉर्मेट है, लेटर्स जितने भी हैं आपके पास, ठीक है, निविदा हो गई, चाहे हमारे पास अर्धशासकीय पत्र हो गए, जितने भी हो गए पत्र आपके, उसके फॉर्मेट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए, ठीक है। एक ही जगह स्टेपल करके लिख लीजिएगा, उसको आप कंटिन्यूसली पन्ने पलटते हुए देख लीजिएगा, लैंग्वेज थोड़ी बहुत देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसके कुछ मेरे पास पुराने पढ़े हैं अपने,
ठीक है। तो वो मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ, हर एक के निविदा के जैसे 2 लिखे हुए हैं निविदा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आप ग्रामर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ऑल्दो बहुत टफ आती है ग्रामर, लेकिन आपको हिंदी के ऊपर ज़्यादा फोकस इसमें करना है। तो ये मोटा मोटा जो है मेरा एक ओवरव्यू था जिसके अंदर मैंने आपको बताया। और ये जो चीज़ है ना, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत सारा बता दिया, ये बहुत ज़्यादा नहीं है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप करवाई है आपकी, ठीक है। हिस्ट्री में जैसे आपने सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका टॉपिक्स हैं वो कवर कितने होंगे, यहाँ से आपका 40 टू 45 मार्क्स का जो पोर्शन है वो हिस्ट्री में कवर होगा, और इकोनॉमिक्स आपकी 65 मार्क्स की होगी, ठीक है। और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को अगर हम हटा भी दें तो भी आपका 110 मार्क्स का पेपर जो है यहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, 110 प्लस मार्क्स का। इसके अंदर आप 200 मार्क्स का पूरा रिवाइज़ करेंगे। इसके अंदर आप मैं बता देता हूँ, 65 मार्क्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 20 मार्क्स का ये, और 15 मार्क्स का ये, ठीक है। तो 65 प्लस 100 मार्क्स का आप जो है यहाँ से भी कवर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है जनरल स्टडीज़ 4 का, हिंदी और इंग्लिश, इसमें 200 मार्क्स का। तो 200 और 200 400 500 600 610 मार्क्स के प्लस में जो आपका टॉपिक्स हैं, ये आप जो है इस 20 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है 20 डेज़ के अंदर। और आई बेट इस 610 मार्क्स जब आप ये कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी एक्यूरेसी जो है ना 60 टू 70% तक आप एक्यूरेसी के साथ पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे, और आपके चांसेस भी जो है फेयर इनफ होंगे इस एग्ज़ाम को, मेंस को क्वालिफाई करने वाले, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड आउटलाइन था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो गई जिसमें आप मिडाइवल पढ़ रहे हैं, एंशिएंट पढ़ रहे हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी के ऊपर आप बथेरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो उतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है, तो इसी वजह से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे आपको स्पोर्ट्स एंड योगा पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारा टाइम उसके अंदर दे देंगे, लेकिन आपका जो मार्क्स में वेरिएशन आएगा ना, मान लीजिए आप बहुत पढ़ के आपके 8 मार्क्स आते हैं सोशल अकाउंटिंग और ये हमारे स्पोर्ट्स एंड योगा में, और कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने ठीक ठाक पढ़ा है, बस ब्रॉड ओवरव्यू है, उसके 3-4 मार्क्स आते हैं, तो 4 मार्क्स के वेरिएशन में ना आप इतना नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम आप उसको दे दें, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन कम होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप बाकी लोगों से बहुत अच्छी लीड ले लेंगे अगर आपका जो है इन टॉपिक्स के ऊपर कमांड रहेगी। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इसको आप अपने पेन पेपर लेके और नोट डाउन कर लीजिएगा पहले ही, ठीक है, कि ये टॉपिक्स हैं, इसको मेरे को करना है और इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। 20 दिन के अंदर मैं कहीं दूसरी जगह डेविएट नहीं होऊंगा, ठीक है, सिर्फ मैं इन्हीं के ऊपर फोकस करूँगा और इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ूंगा। तो मेरा 610 प्लस का जो ये पेपर है ये कवर हो जाएगा, और इसके अंदर मैं मैक्सिमम आउटपुट के साथ जो है अपना पेपर परफॉर्म कर पाऊँगा। क्योंकि अब हो सकता है कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर मेरे को तो पूरा पेपर 800 मार्क्स का करके जाऊँ। अरे भाई, आप लोगों ने 800 मार्क्स का पढ़ रखा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के समय आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी ही पड़ेगी। आप नहीं कर सकते कि भाई मेरे को ना सारे के सारे मैं एक साथ रिवाइज़ कर लूँगा। आप सुपरमैन नहीं हो, कोई नहीं है आज की तारीख में, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करके 600 मार्क्स के प्लस का अराउंड जो है पेपर, उसको रिवीजन का समय देना पड़ेगा। 200 मार्क्स के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर की कट ऑफ 262 जाती है भैया, उसमें आप ये कम क्यों जा रही है? अगर 800 मार्क्स के सारे बच्चे इतने धुरंधर होते तो ये तो कट ऑफ 500-600 जानी चाहिए थी, क्यों नहीं जा पा रही है ये कट ऑफ? बिकॉज द रीज़न इज़ कि आपका जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको फोकस करना है, ये चीज़ मैंने बता दी है आपको। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट रहते हैं आपके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम चैनल कहीं पे भी बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक्स ऐसा है, मान लीजिए इनमें से, जो आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए चैनल के ऊपर, तो मैं वो भी बता दूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे, उसका मैं 1-2 घंटे का कंटिन्यूस सेशन लेके आपको वो रिवाइज़ करवा दूँ, ताकि जो है आप उसके अंदर एटलीस्ट सिक्योर हो जाएँ कि कोई प्रश्न आए तो आपको खाली ना छूटे, ठीक है। खाली नहीं छोड़ना है अपने को, खाली ना छूटे, उसके अंदर कुछ 2-4 लाइन्स भी अगर आप लिख के आएंगे तो हो सकता है आपको कुछ एडेड एडवांटेज मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये पढ़ते रहिए। इस स्ट्रेटजी को आप अगर सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी खुद की स्ट्रेटजी अगर आपको लगती है नहीं सर आप सही नहीं बता रहे हैं, हमारे पास दूसरी स्ट्रेटजी है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने अपने लास्ट टाइम पे क्या किया था, जो दोनों बार मैंने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें जो सक्सेस मिली है, उसका यही रीज़न है कि मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फोकस किया था, लिमिटेड सेलेक्टिव स्टडी, सेलेक्टिव रिवीजन किया था, जिस आधार पर मेरा आउटपुट भी मैक्सिमम हुआ था। क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है, यहाँ पे अपने नॉलेज को ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड आई होप बहुत अच्छे से आप ये एग्ज़ाम दे के आएँ और बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करें, इस पूरे एग्ज़ाम को क्लियर करें।
एंड मेरी बेस्ट विशेज़ रहेगी आपके साथ। और कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।